गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सब जानते हैं, पक्का, सही है। और पोजीशन, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा हमें, डी ऑफ आर वेक्टर सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर बेटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो डी वी सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोबारा से, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन आ रहा है, m3 a3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट नेट टोटल मास, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, नेट फोर्स के ऊपर। बोलो किसके बराबर होता है, नेट फोर्स के बराबर होता है। तो अगर 50 पार्टिकल हैं और 50 पार्टिकल पे किसी फोर्स F1 किसी पे F2 अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो उन सभी पार्टिकल पे, सिस्टम के अंदर वो 50 पार्टिकल है, उन सभी पार्टिकल्स पे अगर मैं नेट फोर्स निकाल लूँ तो किसके बराबर होगा, सभी का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का इनटू टोटल मास के। समझ में आई, यहाँ से मुझे ये पॉइंट सीखने को मिलता है, पक्का। अगर इस पॉइंट को देखूँ मैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ये आ गया टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम ही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है। जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम होता है वही मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का होता है। तो सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना है, सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, जीरो, पक्का। यहाँ से भी चीज समझ में आई मुझे। तो सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम, जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। बोलो पक्का, कोई चिंता की बात नहीं, सही है बात, सही है। तो हमने थोड़ा बहुत मोशन पढ़ा सेंटर ऑफ मास का, कैसे हैंडल करना है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल करा देता हूँ आपको, सिंपल से आप समझ सकते हो इस बात को। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आपने निकालना है, एक ये पुली है, ठीक है, एक ये ब्लॉक है m मास का, ध्यान से देखेंगे, ये 2m मास का ब्लॉक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये फुली फिक्स है, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मुझे पता है ये a1 वेक्टर से नीचे जा रहा है, a वेक्टर से a एक्सेलरेशन से, तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है फिलहाल, क्योंकि दोनों सेम है। अलग अलग होता तो अलग अलग लेता। तो नीचे क्या है 2mg, इधर क्या है t, फिर 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 इधर क्या है mg। तो 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma और t माइनस mg इक्वल टू ma। t से t कट गया, mg इक्वल टू 3ma। तो एक्सेलरेशन आ गई g/3। ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्मूला होता है m1 a1 वेक्टर, दो है फिलहाल, प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान से देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा,
देखो m है m और एक्सेलरेशन g/3 और कहाँ अप साइड, तो अप मैं ऊपर को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, 2m और एक्सेलरेशन है g/3 और नीचे है तो माइनस मान रहा हूँ, अपॉन टोटल मास कितना है 3m। टोटल मास कितना है बेटा 3m। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गई बेटा, देखो ध्यान से, mg/3 माइनस 2mg/3, तो यानी माइनस mg/3 और 3 से 3 कट गया यानी माइनस g/9। माइनस का मतलब नेगेटिव। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास g/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास g/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। यहाँ से ये समझ में आया, ठीक है ना। एग्जांपल और ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ताकि हमें और अच्छे समझ में आए चीज़ें, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि वेज है 90 डिग्री एंगल है, 37 डिग्री एंगल है, मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है, ऐसे समझिए। ये कितना है 37 डिग्री एंगल है, ये कितना है 53 डिग्री एंगल है। ये एक ब्लॉक है, इसे रखा हुआ है m मास का। ये एक ब्लॉक है, इस पे रखा हुआ है 2m मास का, ठीक है, ये फिक्स है। तो मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का। क्या करेंगे बेटा आप, फिक्स है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि ये mg sin थीटा से नीचे जाएगा mg sin 37 से जाएगा नीचे 3mg/5, और ये mg sin 53 से नीचे जाएगा 2mg sin 53 हो गया 4/5। बोलो समझ में आई इतनी बात, पक्का। ये नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स लग रहा है, इसको मास से डिवाइड कर दूंगा तो इधर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसको मास से डिवाइड करूंगा तो इधर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, सही है, पक्का। अब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, किधर और एक इधर, सही है बेटा। और इस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट है, किधर और एक इधर। ध्यान से देखा जाए तो ये 53 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये होगा 3g/5 का cos 37 होता है 4/5, और ये होगा 3g/5 का sin 37 होता है 3/5, ठीक है, पक्का। ये है 4g/5, ये 37 डिग्री है ना, क्योंकि 53 है तो 37 होगा ये। अब 4g/5 का इधर आएगा sin 37, तो 4g/5 का sin 37 होता है 3/5, और 4g/5 का cos 37 होता है 4/5। बोलो समझ में आया। तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है मास, इसका मास कितना है m, इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है 12g/25 है, आई कैप उधर की तरफ है तो आई कैप है, नीचे 9g/25 है जे कैप। बोलो समझ में आया। ये m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर 12g/25 माइनस आई कैप, बोलो साथ ही साथ 16g/25 जे कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अपॉन टोटल मास सिस्टम के साथ अपॉन टोटल मास कितना 3m। सॉल्व एंड गेट आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। आपको समझ में आया कैसे करने हैं। सिंपल से 2 क्वेश्चन मैंने वो कराया, आपको समझ में आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हैंडल करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख सकते हो आप, देखो जैसे मान लो इक्वेशंस बना सकते हो आप। इक्वेशंस किस तरीके से, मैं वही बता देता हूँ। काइनेमेटिक्स इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। सही है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तीनों इक्वेशन आप लगा सकते हो। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आपको यही पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बात और पता होनी चाहिए, इफ इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, यानी सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस पे है, रेस्ट पे है। एंड नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास या फिर सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पे जो फोर्स होता है वही फोर्स सेंटर ऑफ मास पे होता है। नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास या फिर और सिस्टम, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। इसके ऊपर बेस में आपको 2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर बेस में आपको 2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए सब कुछ। देख लेते हैं बेटा इसको भी। जैसे अगर सिंपल सी बात देखो, मैंने बोला कि एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो ये बोट है, ये क्या है, बोट है। ध्यान से देखो, बोट है। मैं आराम से कराऊंगा, कोई जल्दबाजी से नहीं कराऊंगा क्वेश्चन को, आप आराम से समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और ये एक मैन खड़ा कर दिया, ये एक मैन है, ये खड़ा कर दिया यहाँ पे कॉर्नर पे, और ये पानी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ये पानी, बोट पे एक आदमी खड़ा है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, नो प्रॉब्लम। बोट की लेंथ है L, बोट का मास है M, बोट की लेंथ है L, बोट का मास है M, और जो मैन है उसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अब क्या हुआ, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एंड गो टू राइट एंड ऑफ बोट। मैन ने चलना शुरू किया और बोट के राइट एंड की तरफ चलना शुरू कर दिया मैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैन चलता है तो उस पर फ्रिक्शन, मैन पे फ्रिक्शन कहाँ लगती है, आगे, है ना। ध्यान से देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया मैन। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, तो मैन पे फ्रिक्शन लगनी है आगे, ठीक है। चल रहा है मैन, ये है बोट, मैन चलेगा तो मैन आगे चलेगा तो मैन पे फ्रिक्शन आगे लगेगी। ये है बोट पानी के ऊपर, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैन के पैरों फ्रिक्शन आगे लगी तो बोट के पैरों फ्रिक्शन पीछे लगेगी। इतनी बात समझ में आई। तो क्या होगा, इस ओरिजिन से बोट पीछे जाएगी और मैन आगे जाएगा। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम ये देखते हैं थोड़ी देर बाद कि बोट यहाँ पहुँच चुकी है, बोट यहाँ पहुँच चुकी है। ध्यान से देखिए, बोट चलनी है ना, बोट ने तो पीछे चलना है, तो बोट यहाँ पहुँच चुकी है, समझिए। ये ओरिजिन था, बोट यहाँ पहुँच चुकी है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं है, थोड़ा इधर चली गई, चलो ऐसे समझ लो। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कहीं यहाँ, बोट का सेंटर ऑफ मास है। बोट का सेंटर ऑफ मास पहले बीच में था, कहाँ था, बीच में। अब बोट का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। तो पूछता है आपसे कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। मैं कई सारी बातें बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब बोट इधर चल पड़ा x, मान लो कि बोट इधर आ गई x, ठीक है। बोट इधर आ गई तो आदमी यहाँ से यहाँ गया तो बोट पीछे चली तो बोट x चल पड़ी, तो मैन इधर आ गया। मैन इधर पहुँचा कि नहीं पहुँच गया, ये मैन इधर पहुँच गया इस कॉर्नर पे, ठीक है। ऐसे तो बताना था कि मैन चलना शुरू होता है और मैन दूसरे एंड पे आ जाता है बोट के। तो बताओ तब तक बोट कितना चल चुकी है, ठीक है ना। तो बोट मान लिया x चल चुकी है। ध्यानपूर्वक देखेंगे सारी चीज़ों को
तो इनिशियल क्या बोट पे नेट, क्या सिस्टम पे कोई नेट फोर्स लग रहा है? देखो बोट और मैन को देखो ध्यान से, बोट और मैन, मैन पे लग रही है फ्रिक्शन आगे, तो बोट पे लग रही है पीछे, तो कट गया। सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास पे भी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो ध्यान से, इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल एंड फाइनल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनिशियल और फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल नहीं रही है, ऐसा ही है ना बेटा? तो चलो देख लेते हैं। जब मैं देखता हूँ मेरे को क्या मिलता है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास पोजीशन। हाँ जी, इनिशियल फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कौन कौन बॉडी है? मैन है और कौन है? बोट है। तो मैन का सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में तो ओरिजिन पे ही है, तो यानी m0 प्लस बोट का l/2 पे अपॉन टोटल मास m प्लस m, कोई चिंता का विषय नहीं है। फाइनली अगर ये x चला गया तो ये कितना बचा? ये बचा l/2 माइनस एक्स। बोलो समझ में आती है बात? बोलो समझ में आती है बात? क्योंकि ये l/2 पूरा है, ये x है, तो इतना हिस्सा l/2 माइनस एक्स ही तो बचेगा। तो बोट के साथ आ गया, बोट का सेंटर ऑफ मास आ गया m इंटू l/2 माइनस एक्स पे, और मैन कहाँ पहुंच गया? मैन कहाँ पहुंच गया? मैन तो यहाँ पहुंच गया, मैन तो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पहुंच गया, तो ये कितना है? ये पूरा l था, ये x है, तो ये कितना है? l माइनस एक्स अपॉन टोटल मास m प्लस m। तो मैं क्या देखता हूँ, ये कट गया, m l/2 से ये वाला m l/2 कट गया। पॉइंट समझ रहे हो? बोलो सही है? सही है एकदम? कोई दिक्कत? कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा? लिख दूं या डायरेक्ट लिख दूं? m l/2 से ये m l/2 कट गया, तो माइनस mx आ गया, तो इधर जाके प्लस mx हो गया, फिर उधर जाके वो वाला माइनस छोटा mx, इधर जाके प्लस mx हो गया, तो उधर था ml, तो x कितना आ गया? ml अपॉन m प्लस m। तो बोट इतना चली, बोट इतना चली। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राउंड के फ्रेम में मैन कितना चला, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट तो आपने निकाल ली, कोई इशू नहीं है, ये बोट इतना चली। तो बोलो अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, वो देख रहा है इसको, ये जो ऑब्जर्वर है इसको देख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मैन कितना चला? इसके अकॉर्डिंग मैन यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग मैन कितना चला? l माइनस एक्स। आंसर आएगा l माइनस एक्स। बोट पे एक और बंदा खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैन कितना चला? वो देखता है कि मैन शुरू में तो बोट के इस कॉर्नर पे है और फाइनली मैन बोट के इस कॉर्नर पे है। तो जो बोट पे मैन खड़ा है उसको लग रहा है कि मैन l चला है। कितना चला है? l, बोट की लेंथ के बराबर की लेंथ चला है। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको लग रहा है कि मैन l माइनस एक्स चला है। बोलो समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आने चाहिए। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। मैं एक न्यूमेरिकल और लेता हूँ इसके ऊपर बेस्ड, हाथों हाथ ही, ठीक है ना, बैक टू बैक, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें सारी की सारी। बहुत इजी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो कि एक वेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थीटा एंगल, नो प्रॉब्लम। यह समझो ये वेज एक सरफेस पे पड़ा है, नो प्रॉब्लम। तो ये ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दो, ठीक है जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्या होता है, होता क्या है, होता यह है कि इसका मास कैपिटल M, तो ये ब्लॉक नीचे आता है, ब्लॉक नीचे आता है तो वेज इधर जाता है, सबको पता है ये बात। इनिशियली देखो मेरी बात सुनो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, देखो ये इसने इसको दबाया N से, इसने इसको N से दबाया, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट? 0। बोलो क्यों? देखो ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। इसने इसको N से दबाया, इस पे इधर N लग गया, बोलो सही है? पक्का? कोई चिंता की बात
नहीं है। तो इसका एक्स डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा वो इसके एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन इज 0। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है। किसके ऊपर? ऑन सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास भी 0 है ना एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। आप कहोगे वाई डायरेक्शन में तो 0 है, तो भाई वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी भी तो है, वाई डायरेक्शन में इसका नॉर्मल भी तो है पक्का। तो वाई डायरेक्शन में आप नहीं बोलोगे, आप एक्स डायरेक्शन में बोलोगे, ठीक है ना। आपको समझ में आया फोर्स कैसे 0 है? फोर्स 0 आपको समझ में आ चुकी है बात। मैं इसको हटा रहा हूँ फिर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स 0 क्यों आपको समझ में आ चुका है ये पॉइंट। चलो ये यहाँ था, इसी को मान लेते हैं ओरिजिन। ध्यान पूर्वक देखेंगे। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो वेज का था ना एक्स डायरेक्शन में, वही सेंटर ऑफ मास वेज का यहाँ है मान लो। तो ये कितनी दूरी पे है? मान लो ये डी दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? डी दूरी पे। मैंने क्या किया, मैंने एक काला मार्कर लिया और उससे इस वेज को इधर चला दिया थोड़ा सा। मैं क्या देखता हूँ कि ये यहाँ पहुँच गया, ये वेज इधर आ गया। वेज इधर आ गया तो वेज इधर कितना चला? एक्स चला। वेज इधर कितना चला? एक्स चला। समझ में आई मेरी बात? पक्का ध्यान से देखो, चीज़ों को गड़बड़ न करना, ठीक है ना। तो बड़े वाले वेज का अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ था। मैं पॉइंट बना रहा हूँ और मुझे पता है इस लेंथ से कितनी दूरी पे? डी दूरी पे, ठीक है ना। तो इसी लेंथ से अभी भी डी दूरी पे होगा, बोलो। तो ये दूरी डी थी। चलो ये पहले वाला है ना, तो इसको ब्लू से बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये मान लो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था। तो अब क्या है? अब ये यहाँ आ चुका है, तो दूरी अभी भी डी ही है। देखो पॉइंट समझो मेरी बात को। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये भी कितना चला? डी चला, सॉरी एक्स चला। कितना चला? एक्स चला। बोलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी डी ही है। रिजिड बॉडी है ना ये। कैसी बॉडी है ये? रिजिड बॉडी है पक्का। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स है। तो बस ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं करना। तो एक काम करेंगे, अब ये वेज यहाँ जो ब्लॉक है यहाँ आ चुका है। ये दूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की? ये पूरी दूरी मान लो एल थी। कितनी थी? एल थी। तो बस काम खत्म हो चुका है। इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर था, तो ये स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। हाँ जी, तो इसका बोलो एक्स डायरेक्शन में 0। हाँ जी, इसका बोलो, इसका कहाँ है? इसका तो एम, इसका डी पे है, बता रहा हूँ आपको। और टोटल बोलो एम प्लस। बहुत बढ़िया। फाइनल बोलो, फाइनल पे आओ, इधर आओ, इधर। हाँ जी, कितना चले? एक्स चले। तो ये एक्स है, ये अभी भी एल है, तो ये कितना बचा? एल माइनस एक्स। बोलो समझ में आया? छोटू एम के साथ एल माइनस एक्स। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसका बोलो, इसका ये यहाँ पहुँच, ये वेज का सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ आ गया। सही है, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ये दूरी एक्स है चाचा, और ये दूरी डी है। तो ये कितना बचा? डी माइनस एक्स। तो बड़ा एम के साथ आ गया डी माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एम। बोलो समझ में आई कहानी? ये कट गया एम डी से, ये एम डी कट गया। क्या बचा? माइनस एम एक्स। इधर बचा माइनस प्लस का एम एक्स। तो एक्स कॉमन आ गया, बड़ा एम प्लस छोटा एम आ गया। इधर एम एल ही पड़ा है। नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? वही आंसर आया कि नहीं आ गया सेम? बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप हैंडल कर लोगे कि सेंटर ऑफ मास की फाइनल पोजीशन कहाँ है। सेंटर ऑफ मास देखो, फाइनली पोजीशन सेंटर ऑफ मास की और इनिशियल पोजीशन